हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी एल्गोरिथम को पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस बुक से पढ़िएगा। कहीं से भी वीडियो देख के शॉर्टकट मत मारिएगा, बिकॉज जब तक आप रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ट्रू नॉलेज नहीं मिलेगा। और इसी एल्गोरिथम को कितने लोगों ने गलत तरीके से पढ़ाया है और कितने स्टूडेंट्स ने इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके लिए जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है विलियम स्टॉलिंग एंड गैल्विन। आप भी उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। सो ये दोस्तों समझते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम काम कैसे करता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि मैंने आपको एफसीएफएस में भी बताया था कि जब भी हम किसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हमें दो चीजें देखनी होती है। पहला ये कि वो किस क्राइटेरिया का यूज करता है पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए। यानी जब हमारा प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाता है तो जो शेड्यूलर होता है वो किसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज कर रहा है, उस एल्गोरिथम की क्राइटेरिया क्या है उस किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एफसीएफएस में क्या था, अराइवल टाइम। जो प्रोसेस सबसे पहले अराइव होगा रेडी क्यू में उसे पहले सिलेक्ट करके सीपीयू के पास भेजा जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जिस प्रोसेस का नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट सबसे छोटा होगा उसे सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। इसे आपको पहले अच्छे से समझना होगा कि इसका क्या मतलब होता है। कई स्टूडेंट्स इसे गलत तरीके से पढ़ते हैं और कई लोगों ने इसे गलत तरीके से पढ़ाया भी है कि जिस प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट सबसे छोटा होगा उसे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसे मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको अभी समझाऊंगा। अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, पहली तो क्राइटेरिया हो गई, दूसरा ये कि इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, मतलब ये प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि एसजेएफ जो होता है ये प्रीएम्प्टिव भी होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। दोस्तों, इसका जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसे हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम कहते हैं। इसलिए आपको ऐसा कोई अगर एमसीक्यू पूछता है या ऐसा कोई क्वेश्चन करता है कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ये प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज बोथ। ये चीज गैल्विन में क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप गैल्विन में सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ोगे वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एसजेएफ हैज बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। जो प्रीएम्प्टिव है उसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं। और अगर दोस्तों कुछ भी मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में, सिर्फ ऐसा बोला गया सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय एसजेएफ, तो आपको बाय डिफॉल्ट नॉन प्रीएम्प्टिव लेना है। ठीक है, अगर वो प्रीएम्प्टिव है तो मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्राइटेरिया और मोड की। तो दोस्तों क्राइटेरिया जो है इसकी मैंने आपको बताया कि ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट पे। सीपीयू बर्स्ट मतलब सीपीयू पे कितना टाइम वो एग्जीक्यूशन के लिए लेगा। और जब मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट तो इसके मतलब को पहले समझ लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है वो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट पे है, ना कि टोटल सीपीयू बर्स्ट पे। यानी कि अगर मेरे पास दोस्तों दो प्रोसेसर है P1 और P2 और उनका पूरा लाइफ साइकिल कुछ इस तरह है कि P1 सबसे पहले 2 मिलीसेकंड सीपीयू पे लेगा, फिर उसके बाद वो 7 मिलीसेकंड इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करेगा, फिर से 5 मिलीसेकंड सीपीयू पे लेगा। ओके, तो इसे यहां पर मैं कलर कर देता हूं। ये हमारा हो गया सीपीयू पे कितना लेगा, फिर उसके बाद ये जो बीच वाला है ये इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए हो गया, और लास्ट वाला जो है वो फिर से हमारा सीपीयू पे कितना लेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस P2 की। दोस्तों P2 जो हमारा है वो 1 मिलीसेकंड ले रहा है सीपीयू पे पहले, फिर वो 7 सेम मिलीसेकंड के लिए इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करेगा, फिर उसके बाद वो जो है वो 8 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू का टाइम लेगा। ठीक है, तो इसे भी मैं सर्कल कर देता हूं। तो ये इसका सीपीयू टाइम है और ये इसका सीपीयू टाइम है, और जो बीच में है ये 7 मिलीसेकंड, ये इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों यहां पर P1 एंड P2 ये दोनों के दोनों प्रोसेस सीपीयू पे आते हैं, सॉरी रेडी क्यू में आते हैं, सीपीयू पे नहीं, सबसे पहले ये रेडी क्यू में आएंगे, तब शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि P1 और P2 में से कौन से को पहले लेकर जाना है सीपीयू के पास। सपोज वो अगर एसजेएफ का यूज कर रहा है, तो यहां पर मुझे एक बात बताइएगा, जो हमारे पास P1 प्रोसेस है, यहां पर दोस्तों जो P1 है इसको टोटल सीपीयू बर्स्ट कितना चाहिए, इसको 2 and 5 टोटल कितना चाहिए 7। जबकि जो हमारा P2 है इसे टोटल कितना सीपीयू बर्स्ट चाहिए 1 and 8, टोटल कितना 9, राइट। तो आप सोचोगे यार इसे टोटल सीपीयू बर्स्ट कम चाहिए और इसे ज्यादा चाहिए, राइट। तो कई लोग इसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि P1 को पहले भेजा जाएगा सीपीयू के पास, और यहीं पे वो स्टूडेंट गलती कर देता है कि दोस्तों जो हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है वो टोटल बर्स्ट टाइम प्रोसेस का नहीं देखता, वो ये देखता है कि प्रेजेंट अभी नेक्स्ट कितना लगने वाला है। मतलब इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में अगर हमारा प्रोसेस जाता है तो वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, तो ये इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के पहले उसे कितना लग रहा है 2 मिलीसेकंड, और यहाँ पर दोस्तों P2 को इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के पहले कितना लग रहा है 1 मिलीसेकंड। इसलिए नेक्स्ट कितना लगने वाला है
ये हमारा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम देखेगा, ना कि टोटल उसे कितना लगने वाला है पूरे लाइफ में। तो यहाँ पर जो P1 है उसे 2 मिली सेकेंड नेक्स्ट लग रहा है और P2 को नेक्स्ट 1 मिली सेकेंड लग रहा है, इसलिए जो SJF है दोस्तों वो सिलेक्ट करेगा किसे, वो सिलेक्ट करेगा P2 को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम है वो दोस्तों टोटल CPU बर्स्ट पे डिपेंड ना होकर सिर्फ नेक्स्ट CPU बर्स्ट पे डिपेंड करता है। ये आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए, और अगर आपको ये एक बार समझ गया है तो आपके लिए ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें जो भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें इनपुट आउटपुट एक्टिविटी मेंशन नहीं किया गया, और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही होता है कि जो भी हमें न्यूमेरिकल दिया होता है उसमें सिर्फ CPU बर्स्ट लिखा होता है। तो वहां पर आपको बस ये देखना है कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन का कम टाइम ले रहा है, कौन सा ज्यादा ले रहा है। तो जो कम ले रहा है वो पहले जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको देखना है प्रेजेंटली कितनी डिमांड है। मतलब P1 अभी प्रेजेंटली 2 मिली सेकंड का डिमांड कर रहा है एट प्रेजेंट, और P2 1 मिली सेकंड का कर रहा है। तो कौन कम कर रहा है? P2। इवन दो दोस्तों P2 जो है टोटल टाइम ज्यादा लेने वाला है पूरे लाइफ साइकिल में, लेकिन हम लोग उससे मतलब नहीं है, हमें अभी प्रेजेंट CPU में कितना मांगने वाला है वो देखना चाहिए। ओके, तो ये तो आपको पूरा समझ गया कि कैसे ये काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं मोड की। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो मोड है वो क्या है, प्रीएम्प्टिव एज वेल एज। यहां पर पहले मैं इस स्टेटमेंट को क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या लिखा गया है, CPU इज असाइन टू द प्रोसेस दैट हैज द स्मॉलेस्ट नेक्स्ट CPU बर्स्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट CPU बर्स्ट। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में पूछा जाता है, तब आप इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा कि नेक्स्ट CPU बर्स्ट जिसका सबसे छोटा होगा उसे पहले असाइन करेंगे, ना कि टोटल CPU बर्स्ट। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा था मोड की, और मोड में मैंने आपको बताया प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों है। दोस्तों बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है CPU पे, तो इवन दो अगर उससे भी कोई छोटा प्रोसेस अराइव हो जाता है जिसका बर्स्ट टाइम उससे भी छोटा है, तो हम रनिंग होने वाले प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। इसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेस है P1 जिसे चाहिए था 4 मिली सेकेंड, और एक प्रोसेस है P2 जिसे चाहिए था 5 मिली सेकेंड। अब ये दोनों में से किसे सिलेक्ट करेगा हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम? ऑब्वियसली P1 को, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कम है, और इसे मैं CPU पे भेज देता हूं। मैं मतलब एल्गोरिथम जो है शेड्यूलर का, वो शेड्यूलर इसे सिलेक्ट करके CPU पे भेज देगा, और CPU पे ये प्रोसेस P1 रन होता है, और जैसे ही वो रन होने के लिए जाता है दोस्तों, वैसे एक प्रोसेस P3 आ जाता है जिसे सिर्फ 1 मिली सेकेंड चाहिए। मान लीजिए जब ये P3 रेडी क्यू में आता है तब तक P1 का 1 मिली सेकेंड रन होके हो गया था। दोस्तों P1 को टोटल 4 मिली सेकेंड चाहिए था, जिसमें से 1 मिली सेकेंड उसका रन होके हो गया, तो इसको अभी रिमेनिंग कितना चाहिए? 3 मिली सेकेंड। और P3 को कितना चाहिए? 1 मिली सेकेंड। तो किसको कम चाहिए? P3 को। लेकिन तो भी दोस्तों हम P1 को CPU से निकाल नहीं सकते अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। मतलब अगर SJF का हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज कर रहे हैं, SJF का नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज कर रहे हैं, तो रन होने वाले प्रोसेस को हम बीच में से निकाल नहीं सकते, इवन दो कोई छोटा प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस आया हुआ है जिसे CPU पे कम टाइम चाहिए। यही दोस्तों प्रीएम्प्टिव में क्या होता था, अगर ये प्रोसेस P1 रन होते रहता था ना, 1 मिली सेकेंड रन हो गया था वो, और आगे उसे और 3 चाहिए, जबकि जो अभी जस्ट अराइव हुआ है उसे 1 ही चाहिए, तो हम P1 को निकाल देते थे और P3 को भेजते थे। तो ये आपको समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रीएम्प्टिव वर्जन को ही हम कहते हैं, प्रीएम्प्टिव SJF का नाम होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है SRTF। तो SJF, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन बोला गया कि सॉल्व दिस शेड्यूलिंग क्वेश्चन बाय SJF या फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम बाय SJF, तो आपको बाय डिफॉल्ट नॉन प्रीएम्प्टिव लेना है। लेकिन अगर वो मेंशन कर दिए सॉल्व बाय प्रीएम्प्टिव SJF, तो उसका मतलब होता है दोस्तों शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। या तो एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से सॉल्व करने को बोलेंगे, तो आपको डायरेक्टली वहां पे प्रीएम्प्टिव कंसेप्ट का यूज करना है। अगर सिर्फ SJF बोला तो नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, तो अगर आपको दोस्तों ये पूरा क्लियर हो गया कि क्या कंसेप्ट है SJF का, तो आइए एक न्यूमेरिकल के जरिए बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले SJF के नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन को समझेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं एक आपको टेबल दिखा रहा हूँ, जिसमें हमें प्रोसेस के नाम दिए गए हैं। 4 प्रोसेस है, उनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया गया है। बर्स्ट टाइम मतलब दोस्तों वो CPU पे एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लेगा, और बाकी के यहाँ पर एंट्रीज खाली है जिसे हमें फिल करना है कैलकुलेट करके। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं FCFS पढ़ा रहा था कि हम टाइमलाइन चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन चार्ट बना देता हूँ, जिसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो हम टाइमलाइन चार्ट बनाएंगे, इसी से हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कंप्लीशन टाइम क्या है। एक बार कंप्लीशन पता चल गया तो हम टर्न अराउंड टाइम निकाल देंगे, टर्न अराउंड टाइम पता चल गया तो वेटिंग टाइम भी हम निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सब कुछ फिर से अभी बताऊंगा, ऑलरेडी मैं FCFS में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी प्रोसेस अराइव हुए हैं उसमें से सबसे पहले कौन अराइव हो रहा है, राइट? क्योंकि सारे प्रोसेस साथ में तो आ नहीं रहे, सबसे 0 सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब टाइम हमारा 0 था, तब हमारे पास दोस्तों प्रोसेस आके बैठा था P1। उस समय कोई नहीं आया था, तो SJF के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे P1 को चूज ही करना होगा, राइट?
तो एसजेएफ क्या करेगा, P1 को चूज कर लेगा और उसको दोस्तों कितना चाहिए, बस टाइम 8 चाहिए। याद रखिएगा अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव यूज कर रहे हैं तो अगर उसे 8 यूनिट टाइम चाहिए, यहाँ पर मैं उसे सेकंड ले लेता हूँ, 8 सेकंड अगर चाहिए तो दोस्तों वो 8 सेकंड तक जब रन होगा ना तो बीच में हम किसी और को ला नहीं सकते। तो मतलब ला नहीं सकते मतलब सीपीयू के पास नहीं ला सकते, रेडी क्यू में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से लेकर 8 तक, मतलब यहां से पूरा का पूरा 8 मिली सेकेंड तक, सॉरी 8 सेकेंड तक दोस्तों यहाँ पर हमारा रन होगा कौन, P1 रन होगा। तो 0 से 8 तक P1 को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे जब P1 रन हो रहा था तब जब P1 1 सेकंड फिनिश कर लेगा तो P2 आ चुका था, जब P1 2 सेकंड फिनिश कर लेगा तो P3 आ चुका था और थर्ड सेकंड पे P4 आ चुका था। यानी जब P1 निकलेगा ना 8 सेकंड पे तो सब कुछ सारे प्रोसेस आके बैठे हुए हैं। तो कौन कौन आके बैठा हुआ है, P2 P3 P4 तीनों आके बैठे हुए हैं। अब एसजेएफ के पास चॉइस है कि वो तीनों में से किसे सिलेक्ट करेगा। दोस्तों आपको देखना है तीनों में से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, तो क्लियरली देखने को मिल रहा है P2 का छोटा है, इसलिए हम P2 को चूज करेंगे क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव यूज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा रन कराएंगे, बीच में उसे इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो P2 है हमारा वो P1 के बाद 8 सेकंड पे P1 खत्म हुआ, उससे आगे 4, उसको 4 यूनिट चाहिए ना, 8 4 कितना होता है 12, तो ये ऐसे 12 तक रन होगा कौन, हमारा P2। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर ये जब रन हो जाएगा तो बचे दोस्तों 2, उसमें से किसका छोटा है, P4 का छोटा है, राइट, P4 का बस टाइम छोटा है। तो यहाँ पर 12 के बाद 5 यूनिट टाइम कौन रन होगा, P4 रन होगा। तो यहाँ पर 17 तक हमारा रन होगा P4 और उसके बाद दोस्तों सिर्फ P3 बच गया है तो हम P3 को रन करा देंगे कितने यूनिट के लिए, 9 यूनिट के लिए। तो 17 प्लस यहाँ पर 9 कितना होगा 26, राइट। तो 26 तक हमारा रन हो जाएगा यहाँ पर P3। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टाइमलाइन चार्ट और अब इस टाइमलाइन चार्ट को देखकर हमें लिखना है यहाँ पर सबका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। और उसे कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें सबसे पहले हम P1 की बात करते हैं तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, तो टाइमलाइन चार्ट पे कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 8 पे, तो यहाँ पे इसका कंप्लीशन टाइम होगा 8। उसके बाद हमारे पास जो P2 है उसका कंप्लीशन टाइम कितना है 12, तो P2 का कंप्लीशन टाइम 12 है। फिर P4 का दोस्तों 17 है जहां पे वो खत्म कर रहा है और P3 का कितना है 26। ओके, तो अब आपको देखना है ये पूरे के पूरे जो डेटा यहाँ पे दिए गए उसमें से टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो टर्न अराउंड टाइम है इसकी फॉर्मूला होगी, इसका फॉर्मूला होगा कि प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ और कब अराइव हुआ था, दोनों के बीच में गैप। ऑब्वियसली टर्न अराउंड मतलब प्रोसेस ने सिस्टम में कितना टाइम लिया, तो वो कब कंप्लीट हुआ था। तो जैसे यहाँ पर कंप्लीट हुआ 8 पे और अराइव हुआ था 0 पे, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ 8 माइनस 0। इसलिए कभी पहले हम कंप्लीशन टाइम निकालेंगे फिर बाकी की चीजें निकालेंगे, क्योंकि बाकी की चीजें इस देर से निकल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम से निकलेगा 8 माइनस 0 कितना हो गया 8। वैसे ही आप देखोगे कि कंप्लीशन टाइम फॉर P2 है 12 और अराइव कितने हुआ था 1 पे हुआ था। तो दोस्तों 12 माइनस 1 कितना होगा 11, तो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम है 11। सिमिलरली P3 का देखेंगे 26 माइनस 2, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 24। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 17 माइनस यहाँ पर 3, सो दिस इज 14। अब हम लोग वेटिंग टाइम की बात करते हैं। तो देखो वेटिंग टाइम का कंसेप्ट यहाँ पर कितना सिंपल है, किसी प्रोसेस का अगर मुझे बताइए टर्न अराउंड टाइम आपको जैसे यहाँ पर इसका मिल गया 8, ठीक है, तो आपको देखना है उसका टर्न अराउंड टाइम कितना है और उसका बर्स्ट टाइम कितना है। बर्स्ट टाइम मतलब उसको सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा। तो पूरे टर्न अराउंड टाइम में से अगर आप सीपीयू वाला टाइम निकाल दोगे तो बाकी का टाइम कौन सा है, वेटिंग टाइम, उतने देर के लिए उसने वेट किया था, एकदम सिंपल। दोस्तों टर्न अराउंड टाइम का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया आपको, टर्न अराउंड टाइम का होगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। उसी तरह वेटिंग टाइम इस केस में जहां पर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपको ये 3 चीजें दी गई है, इस केस में वेटिंग टाइम की फॉर्मूला होगी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पर वेटिंग टाइम के लिए आपको टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम निकालना है। तो यहाँ दोस्तों 8 पे से 8 जाएगा 0, मतलब P1 प्रोसेस को कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा, आप देख रहे हैं तुरंत रन होने लगा, राइट। अगर आप P2 की बात करोगे तो टर्न अराउंड 11 है, बर्स्ट 4 है, तो 11 में से 4 हटा दोगे दोस्तों आपको मिलेगा कितना 7, राइट। तो यहाँ पर 7 यूनिट ऑफ टाइम जो है हमारा P2 वो वेट करेगा, क्यों, क्योंकि P2 आके बैठा था 1 सेकेंड पे और उसे चांस कब मिला 8 सेकेंड पे, मतलब 7 सेकेंड के लिए उसको वेट करना पड़ा, एकदम सिंपल। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर हम P3 की बात करें तो P3 में जो है 24 टर्न अराउंड टाइम है और यहाँ पर उसका बर्स्ट टाइम है 9, तो 24 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 15। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करें अगर P4 की, तो P4 में यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम है 14 और बर्स्ट टाइम है 5, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, राइट।
तो इस तरह हमें सबके वेटिंग टाइम पता चल गए। और अगर दोस्तों हम लोग निकाले एवरेज वेटिंग टाइम, तो यहाँ पर मैं एवरेज वेटिंग टाइम निकालूं तो क्या होगा, वो सबका सम, मतलब अगर इसको मैं सब जोड़ दूं 15 प्लस 7 प्लस, या मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ पूरा, सी दोस्तों 0 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 9, ठीक है, ऐसा लिख देना एग्जाम में चारों के चारों वैल्यू, इवन तो वो 0 है तो भी लिख के दिखा दो। डिवाइडेड बाय, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा पूरा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 4। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग सबको सम कर दे तो कितनी वैल्यू आती है यहाँ पर, देखो 7 प्लस 15 22, 22 प्लस यहाँ पर 9 कितना आएगा 31, तो इसका आंसर है 31/4। अब दोस्तों हम देखेंगे यही सेम का सेम अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें किससे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से, तो कितना एवरेज वेटिंग टाइम आता है। ओके, सो लेट्स सी। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एसजेएफ के प्रीएम्प्टिव वर्जन को देखेंगे जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। तो इस एल्गोरिथम से कितना एवरेज वेटिंग टाइम आता है ये हम देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो यहाँ पर हम लोग बात करें अगर टाइमलाइन चार्ट की, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर टाइमलाइन चार्ट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीच बीच में क्या हो रहा है ये भी ऑब्जर्व करना होता है। जैसे आप देखोगे 0th सेकंड पे हमारा कौन आ गया, P1 आ गया, ठीक है, तो P1 हमारा आ गया 0th सेकंड पे। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही P1 1 यूनिट ऑफ कंप्लीशन करेगा ना, देखो P1 को रन कब तक होना था, P1 का बस टाइम है 8, लेकिन जैसे ही P1 1 यूनिट ऑफ टाइम CPU पे देता है, जब उसका 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन हो जाता है, वैसे ही दोस्तों फर्स्ट सेकंड पे P2 आ जाता है और P2 को बस टाइम कितना चाहिए, 4 चाहिए। एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे ही P1 0 से लेकर 1 तक रन होगा तो P1 8 में से 1 यूनिट रन हो चुका है, तो उसका रिमेनिंग कितना है 7। लेकिन 1 यूनिट टाइम पे कौन आता है, P2 आता है, जो कहता है मुझे सिर्फ 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, और जो P1 है उसका कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। तो शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर तुरंत जो है P2 को चांस दे देगा और P1 को निकाल देगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो P2 है हमारा वो अब रन होना स्टार्ट हो जाएगा और P2 यहाँ पर रन होगा। आपको कैसे चेक करना है एग्जाम में, एक एक यूनिट टाइम पे देखना है। तो P2 जब दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक रन होगा तो 2 यूनिट टाइम पे कोई आ रहा है क्या, यस आ रहा है, कौन, P3। तो जब P2 जो है 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन हो जाएगा तो उसका कितना यूनिट बचा हुआ है, 3 यूनिट बस बचा हुआ है, राइट। तो इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक यूनिट पे चेक करना है। तो P2 जो है 1 से 2 यूनिट तक रन हो गया, तो उसका 4 में से 1 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो अभी कितना बचा है, 3 यूनिट बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब चेक करना है कि यहाँ पर 2 यूनिट पे कौन आया प्रोसेस, तो 2 यूनिट पे P3 आया है और उसको 9 चाहिए। 3 से दोस्तों 9 बड़ा है, कोई यहाँ पर हम लोग देने वाले नहीं है P3 को चांस, तो हम P2 को 1 यूनिट के लिए और रन करेंगे। तो नेक्स्ट 1 यूनिट के लिए हम P2 को और रन करके देखते हैं। अब दोस्तों 3rd यूनिट पे कौन आया, 3rd यूनिट पे आया P4, पर याद रखिएगा क्योंकि आपने P2 को 1 और यूनिट के लिए रन किया तो उसको अब रिमेनिंग कितना है, सिर्फ 2। अब जो P4 आता है उसे 5 यूनिट चाहिए, भाई P2 को 2 यूनिट चाहिए। तो अब दोस्तों हम P2 को रन करा देंगे। अब एक चीज याद रखिएगा कि इस टाइम तक सारे प्रोसेस आ चुके हैं और उसमें से सबका सबसे कम कौन सा है, सबसे कम दोस्तों है हमारे P2 का। एक बार अगर सारे प्रोसेस अराइव हो गए ना तो प्रीएम्प्टिव का कोई महत्व नहीं रह जाता। मतलब अब इसके बाद अगर आपके पूरे टाइमलाइन में एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, तब यहाँ पर दोस्तों आप SJF का नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज कर सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट से प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों सेम हो जाएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप प्रीएम्प्टिव वर्जन देख रहे हैं SJF का, जिसे हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कह रहे हैं, वो तब तक आपको दोस्तों चेक करना है। मतलब इस तरह मैं क्या कर रहा हूं, पहले P1 को 1 यूनिट के लिए टाइम के लिए रन कर रहा हूं, फिर चेक कर रहा हूं कोई आया क्या, फिर और 1 यूनिट के लिए टाइम के लिए रन कर रहा हूं, फिर चेक कर रहा हूं कोई आया क्या, राइट। लेकिन दोस्तों जब सारे प्रोसेस आके बैठ जाएंगे, एक सारे प्रोसेस अराइव हो चुके, तब आपको ऐसे एक यूनिट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर दोस्तों जो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होगा ना, वो नॉन प्रीएम्प्टिव जैसा ही बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही P2 3 पे कंप्लीट होता है, 3 पे सब आ चुके हैं ना, और P2 का ही सबसे छोटा है, तो आगे जैसे जैसे P2 रन होगा उसका टाइम और डिक्रीज होते जाएगा, राइट। मतलब रिमेनिंग टाइम जो है उसका और कम होते जाएगा, तो किसी और को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक बार जब सारे प्रोसेस अराइव हो गए तो आपको नॉन प्रीएम्प्टिव, यहाँ पर जो प्रीएम्प्टिव है उसे एज अ नॉन प्रीएम्प्टिव आपको अज्यूम करना है। तो दोस्तों P3 जो है इस पे यहां से लेकर आगे 2 यूनिट तक जो रिमेनिंग है P2 का, वहां तक P2 को ही रन होने दिया जाएगा और इस तरह P2 जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझे तो मैं और न्यूमेरिकल लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको अपने आप क्लियर होने लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं कि सारे प्रोसेस अगर एक टाइम पे अराइव हो गए, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर सारे प्रोसेस आ चुके हैं, तो वहां पर आप नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीएम्प्टिव दोस्तों तब तक ही अलग होगा नॉन प्रीएम्प्टिव से, जब तक सारे प्रोसेस अराइव नहीं हुए हैं।
एक बार आप 5 पे पहुंच गए तो आप देखिए कि P2 खत्म हो चुका है। बचे हुए में से सबसे छोटा किसका है? बचे हुए में से सबसे छोटा दोस्तों टाइम चाहिए P4 को। तो अगर मैं यहाँ पर P4 को शेड्यूल करता हूं तो लॉजिकली सोचिए ना कि P4 जैसे जैसे रन होता जाएगा उसका रिमेनिंग टाइम और छोटा होता जाएगा। तो ऑलरेडी ये छोटा था और अगर उसका रिमेनिंग टाइम छोटा होता जा रहा है तो बाकी प्रोसेस का, यहाँ पर जो बाकी के प्रोसेस है उनका बस टाइम बड़ा ही रहेगा ना उससे, समझे? देखो P4 अगर यहाँ पे मैं शेड्यूल करूं 1 यूनिट टाइम के लिए रन कर रहा हूं तो उसको कितना चाहिए था 5। अब 1 यूनिट की टाइम के लिए रन हुआ तो उसको और कितना चाहिए रहेगा? सिर्फ 4। तो जितना रन कराऊंगा उसका बस टाइम और छोटा होता जाएगा। जिनका पहले से बड़ा था वो बड़े ही रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक बार अगर सारे प्रोसेस अराइव हो गए तो आपको यहाँ पर प्रीएम्प्टिव जो है उस पर ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस को पूरा रन करा देना है। मतलब 5 से लेकर नेक्स्ट 5 तक, उसको 5 यूनिट चाहिए ना, तो 5 से लेकर नेक्स्ट 5 मतलब 10 तक कौन रन होगा? हमारा P4 ही रन होगा। फिर उसके बाद दोस्तों अब जब 10 पे आप आ गए तो P4 रन हो गया तो P4 को इस तरह कट कर दो यहाँ पर। अब इसके बाद जो P1 और P3 बचे इसमें से किसको कम चाहिए? P1 को। तो P1 को अगले 7 यूनिट के लिए रन कराओ, मतलब 17 तक। फिर उसके बाद दोस्तों बचा हुआ कौन? यहाँ पे इस तरह P1 भी खत्म हो गया, बचा हुआ P3 जो है अब वो रन होगा और वो 9 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो 17 में दोस्तों यहाँ पर हम 9 अगर कर दे ऐड तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 26, राइट? तो 26 यूनिट पे सारा का सारा कंप्लीशन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये समझ गया पूरा का पूरा, एक चीज याद रखिएगा कि जो टोटल बस टाइम का सम होगा ना, देखो आप सारे बस टाइम को ऐड करो, 8 + 4 12, 12 प्लस यहाँ पे 9 21 + 5 26। तो जो आपका कंप्लीशन टाइम होगा ना वो उतना ही होना चाहिए, सम ऑफ ऑल बस टाइम। याद रखिएगा इस चीज को। अब दोस्तों हम कंप्लीशन टाइम की बात करते हैं, तो सारे प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम ऐड कर लेते हैं, सॉरी नोट कर लेते हैं। तो देखो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P1 कब खत्म हुआ भाई? P1 को दोस्तों 1 यूनिट यहां दिया गया था, फिर वो डायरेक्ट 17 पे खत्म हो रहा है, तो इसका कंप्लीशन टाइम है 17। उसके बाद P2 जो है उसका कंप्लीशन टाइम कितना है? P2 कहां खत्म हुआ? 5 पे खत्म हुआ, तो P2 का कंप्लीशन टाइम है 5। फिर दोस्तों P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P3 का है भाई वहां पे 26 पे खत्म हो रहा है। फिर P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P4 खत्म हो रहा है 10 पे। ओके, अब हम लोग निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? कंप्लीशन माइनस बर्स्ट, नहीं गलत, कंप्लीशन माइनस अराइवल। मतलब कब कंप्लीट हुआ था और कब अराइव हुआ था वो दोनों के बीच में गैप, मतलब प्रोसेस ने सिस्टम में कितना टाइम वहां पे स्पेंड किया। तो दोस्तों टर्न अराउंड टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हमारे पास कंप्लीशन टाइम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के लो कि जब कंप्लीट हुआ और जब अराइव हुआ था दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही तो होगा कि प्रोसेस ने कितना टाइम सिस्टम में लगाया, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों 17 और अराइवल टाइम है 0, तो 17 - 0 कितना हो गया? 17। यहाँ पर दोस्तों 5 है कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम 1 है नेक्स्ट में, तो 5 - 1 कितना हो गया? 4। वैसे 26 - 2 यहाँ पर हो गया 24, 10 - 3 हो गया 7। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वेटिंग टाइम की। फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ वेटिंग टाइम का। इस सिनेरियो में जो हमको ये 3 वैल्यू दी गई होती है, मतलब प्रोसेस दिए गए होते हैं, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया गया होता है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी बीच में ना हो, और अगर हो तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों वेटिंग टाइम क्या होगा कि भाई पूरा टर्न अराउंड टाइम कितना था, मतलब प्रोसेस ने सिस्टम में कितना टाइम लगाया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो उसने सीपीयू में कितना टाइम लगाया। तो दोस्तों टोटल सिस्टम में से सीपीयू का टाइम माइनस कर दोगे तो बचा हुआ टाइम क्या रहेगा? उसने कितने देर तक सिस्टम में वेट किया, राइट? जब तक उसको सीपीयू नहीं मिला। तो यहाँ पर वेटिंग टाइम होगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। दोस्तों यहाँ पर देखिए टर्न अराउंड टाइम 17 है और बर्स्ट टाइम है 8, राइट? तो 17 - 8 अगर आप यहाँ पे करो तो क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा, राइट? तो अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों टर्न अराउंड टाइम 4 और बर्स्ट टाइम भी 4 है, इसलिए इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया? इसका वेटिंग टाइम दोस्तों 0 हो गया, राइट? अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे इसका 24 है टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम 9 है, तो माइनस करो कितना मिलेगा आपको? 15 मिलेगा, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट का टर्न अराउंड टाइम 7 है और बर्स्ट टाइम 5 है, तो वेटिंग टाइम कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग सारे वैल्यू को प्लस करते हैं और एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा 9 + 15 which is 24 + 2, right? So 26 बाय यहाँ पर दोस्तों टोटल प्रोसेस कितने थे? 4। तो टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कर दोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा, जो यहाँ पर क्लियरली है 13.2 है which is 6.5। अगर आपको याद हो इसके पहले जब हम लोगों ने नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ यूज किया था तो उस केस में जो वेटिंग टाइम था दोस्तों वो 31/4 था which is 7.75। और आप देख सकते हो कि नॉन प्रीएम्प्टिव का वेटिंग टाइम ज्यादा है एवरेज एज कंपेयर टू प्रीएम्प्टिव। इसलिए दोस्तों कौन सा बेस्ट है? प्रीएम्प्टिव जो एसजीएफ है वो बेस्ट है और सबसे बेस्ट है। मतलब आगे हम जितने भी पढ़ने वाले हैं सारों में सबसे जो कम वेटिंग टाइम जिसका होगा वो होगा प्रीएम्प्टिव अपना एसजीएफ, यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम एसजीएफ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अच्छे से डिस्कस करेंगे।